नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टॉपर्स में। तो दोस्तों 2 वीडियो अभी तक बादामी के चालुक्य वंश के बारे में अभी तक आ चुके हैं। ये तीसरा वीडियो है जो राष्ट्रकूट वंश के बारे में मैंने बनाया हुआ है। और इसमें राष्ट्रकूट वंश में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो मैंने लगभग सारे आपको सॉल्व कराऊँगा। आज 10 क्वेश्चनों की सीरीज़ है, उसके बाद और बनाऊँगा एक वीडियो। तो एक मैं बात और आपको बता दूं कि ये जैसे रेलवे का टायर 2 का एग्ज़ाम आने वाला है, तो रेलवे के साइंस का जो पोर्शन है वो ज़्यादा है। तो साइंस के भी क्वेश्चन का मैं वीडियो बनाना चालू करूंगा आपके लिए, और उसमें जितने भी क्वेश्चन साइंस के आए हुए हैं वो आपको सारे देखने को मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं राष्ट्रकूट वंश के बारे में कि राष्ट्रकूट वंश कहाँ पे शासन करता था, और राष्ट्रकूट वंश के कौन कौन से शासक थे जो मतलब महान हुए हैं और जिनका इतिहास में नाम है। तो देखो, सबसे पहले तो ये देखो कि राष्ट्रकूट वंश ये है क्या और कहाँ पे शासन करता था। तो राष्ट्रकूट वंश देखो, ये जो ऑरेंज कलर का इंडिया के मैप में बना हुआ है, ऑरेंज कलर का, तो इसमें देखो ये जो है, यही जो है राष्ट्रकूट वंश की सीमा विस्तार है। तो देखो इसमें कौन कौन से क्षेत्र शामिल थे। तो इसमें देखो कर्नाटक का एरिया था, महाराष्ट्र का एरिया था, और कुछ मालवा जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का, ये गुजरात का बॉर्डर है मालवा, तो इसका भी क्षेत्र शामिल था। और देखो राष्ट्रकूट वंश पहला ऐसा शासन है जिसमें जो है यहाँ के शासन का जो पहुँच है या सीमा है वो उत्तर भारत तक होती थी। उत्तर भारत में ये कन्नौज देख रहे हो, तो ये देखो ये कन्नौज है। तो कन्नौज में भी इनका कुछ समय तक शासन रहा है। तो देखो ये जो एरिया है, जो मैंने जो मैं मार्क कर रहा हूँ, तो ये एरिया लगभग राष्ट्रकूट वंश के बारे में बताता है कि अभिलेखों में ये पता चलता है कि राष्ट्रकूट वंश जो है यहाँ पे शासन करते थे। तो देखो अब राष्ट्रकूट वंश के जितने भी शासनकर्ता आए और जो भी इसके संस्थापक हैं उसके बारे में देखो। तो देखो ये जो इसकी वंशावली है राष्ट्रकूट वंश की, वो ये है। देखो इसकी स्थापना किसने करी है, इसका अंतिम शासनकर्ता कौन था, इस इसके अंतिम शासनकर्ता का अंत किसने किया, और उसके बाद किस वंश की स्थापना हुई। यही सब क्वेश्चन ज़्यादातर वनडे एग्जाम में आते हैं। तो देखो इसकी स्थापना किसने की। तो स्थापना इसकी किसने की, तो देखो ये दंती दुर्ग जो बना हुआ है, दंती दुर्ग लिखा है, दंती दुर्ग ने ही राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। तो पहले देखो राष्ट्रकूट वंश के बारे में मतलब समझो कि राष्ट्रकूट का मतलब क्या है। राष्ट्र का मतलब होता है कोई भी देश, और कूट का मतलब होता है प्रधान। तो राष्ट्रकूट का मतलब हो गया किसी भी देश का प्रधान राष्ट्रकूट कहलाता है। ठीक है। तो देखो राष्ट्रकूट वंश में ये पहले क्या करते थे, तो बादामी के चालुक्य वंश में और भी जो चालुक्य वंश आए हैं उनमें ये क्या करते थे, एडमिनिस्ट्रेटर की भूमिका में थे। तो एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब समझो क्या होता है कि जैसे आजकल आईएएस होता है, पीसीएस होता है, तो ये क्या करते हैं, एसडीएम है, डीएम है, ये क्या करते हैं, किसी भी जिले को चलाते हैं, कोई भी डिस्ट्रिक्ट को चलाते हैं, मंडल में भी होते हैं, कमिश्नर भी होते हैं। तो ये आईएएस का, पीसीएस का, यही सब तो काम होता है। तो ऐसे ही ये राष्ट्रकूटों का काम था। ये बादामी के चालुक्य वंश में ये एक आधिकारिक रूप में थे। और जब ये आधिकारिक रूप में थे और ये उनका एडमिनिस्ट्रेशन, बादामी के चालुक्य वंश के शासन का एडमिनिस्ट्रेशन संभालते थे, और एडमिनिस्ट्रेशन संभालते संभालते दंती दुर्ग ने कीर्ति वर्मा द्वितीय जो बादामी के चालुक्य वंश का अंतिम राजा था उसको हरा के इस राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। तो देखो इसका हमें ये पता चल गया कि इसकी स्थापना किसने की थी। तो देखो स्थापना इसने की थी दंती दुर्ग ने। अब देखो इसके बाद दूसरा कौन आता है। हाँ, तो पहले ये समझ लो कि दंती दुर्ग के शासन के बारे में कौन से अभिलेख से ये पता चलता है कि किस अभिलेख से दंती दुर्ग यहाँ का स्थापना इसने की थी राष्ट्रकूट की। तो राष्ट्रकूट वंश के 2 अभिलेख मिलते हैं। एक अभिलेख मिलता है दशावतार का अभिलेख, और दूसरा अभिलेख मिलता है समनगढ़ का अभिलेख। तो इन दोनों अभिलेखों से ये पता चलता है कि दंती दुर्ग ने कीर्ति वर्मा द्वितीय को हरा के राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। अब देखो दंती दुर्ग ने कौन कौन सी उपाधियाँ ली। तो महाराजा धीराज की उपाधि लेता था, परमेश्वर की उपाधि लेता था, और परम भट्टारक की उपाधि लेता था। तो इसने जो है ये सब तीनों उपाधियाँ ली जब इसने कीर्ति वर्मा द्वितीय जो बादामी वंश के चालुक्य वंश का अंतिम राजा था उसको हरा के इसने ये तीनों उपाधियाँ ली थी, महाराजा धीराज, परमेश्वर और परम भट्टारक। और देखो इसने कौन कौन सी उपाधियाँ ली थी। एक उपाधि इसने ली थी पृथ्वी वल्लभ की उपाधि ली थी, और दूसरी उपाधि ली थी इसने खंडवा लोक की उपाधि। तो ये 2 उपाधियाँ इसने और भी ली थी। तो इस तरह से इसने टोटल 5 उपाधियाँ ली थी। चलो अब इसके बाद देखो दूसरा
राजा कौन आता है राष्ट्रकूट वंश में? तो दूसरा राजा आता है राष्ट्रकूट वंश में, ये कृष्ण प्रथम। ये कृष्ण प्रथम आप देख रहे हैं, तो ये दूसरा राजा होता है। तो ये इसका चाचा होता है दंती दुर्ग का। तो ये भी करता है, ये भी जो है सीमा विस्तार करता है अपने राष्ट्रकूट वंश का। और ये एक तरह से एक अच्छा योद्धा के साथ में एक महान निर्माता भी होता है। आपने एलोरा के कैलाश मंदिर का नाम सुना होगा, तो एलोरा के कैलाश मंदिर की स्थापना और इसको पूरा कराया इसी ने किया है, कृष्ण प्रथम ने। ठीक है। अब देखो कृष्ण प्रथम के दो लड़के होते हैं, एक का नाम होता है गोविंद द्वितीय और दूसरे का नाम होता है ध्रुवधारावर्ष। तो गोविंद द्वितीय जो होता है वो इसका बड़ा लड़का होता है, और ध्रुवधारावर्ष होता है वो इसका छोटा लड़का होता है। तो सबसे पहले तो जब इसकी मृत्यु होती है कृष्ण प्रथम की, तो गोविंद द्वितीय इसका राजा बनता है, और थोड़े समय तक ये राजा रहता है। उसके बाद जो ध्रुवधारावर्ष है, इसका छोटा भाई, वो इसको हटा के खुद राजा बन जाता है, और इसको गोविंद द्वितीय को एक कारागार में डाल देता है या जेल में डाल देता है, उसमें डाल देता है, वहीं पे इसकी मृत्यु हो जाती है गोविंद द्वितीय की। तो ये है तीसरा। अब देखो चौथा है ध्रुवधारावर्ष। तो ध्रुवधारावर्ष भी जो राजा था वो भी एक शक्तिशाली राजा था और महत्वाकांक्षी राजा था। तो ध्रुवधारावर्ष के बारे में एक चीज़ इम्पोर्टेंट ये याद रखना कि सबसे पहले एक यही राजा था जिसने राष्ट्रकूटों की महत्वाकांक्षा को साउथ इंडिया से बढ़ा के नॉर्थ इंडिया तक बढ़ाया था। मतलब इसका ये हुआ कि ये नॉर्थ इंडिया में हर्षवर्धन के क्षेत्र कन्नौज पर ये शासन करना चाहता था और कन्नौज को अपने क्षेत्र में मिलाना चाहता था। तो इस तरह से ध्रुवधारावर्ष पहला दक्षिण भारत का राजा रहा राष्ट्रकूट वंश का, जो त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल हुआ था। त्रिपक्षीय संघर्ष देखो, कन्नौज को जीतने के लिए एक युद्ध होता है, उसी को त्रिपक्षीय संघर्ष कहते हैं। तो त्रिपक्षीय संघर्ष जो होता है वो, उसमें तीन पक्ष शामिल होते हैं। एक होता है गुर्जर, दूसरा होता है परिहार, और दूसरा होता है पाल वंश का, और तीसरा होता है राष्ट्रकूट वंश का। तो ये तीन जो पक्ष होते हैं ये शामिल होते हैं। तो ये ध्रुवधारावर्ष के बारे में कि पहला शासक जिसने नॉर्थ इंडिया को जीतने का प्रयास किया, और राष्ट्रकूट वंश ही एक ऐसा साउथ इंडिया का वंश है जिसने सबसे पहले उत्तर भारत को जीतने का प्रयास किया था। तो इस तरह से ये ध्रुवधारावर्ष के बारे में। अब ये कौन कौन सी उपाधि लेता था? ध्रुवधारावर्ष ने उपाधि ली है, जैसे निरूपम की उपाधि ली है, दूसरा काली वल्लभ की उपाधि ली है, तीसरा इसने कौन सी उपाधि ली है? श्री वल्लभ की उपाधि ली है, और चौथा धारावर्ष की उपाधि ली है। तो राष्ट्रकूटों की शक्ति का ये विस्तार कर रहा था। और गोविंद द्वितीय जो इसका बड़ा भाई था, उसके सहायकों पर इसने आक्रमण किया था, और उत्तरी अभियान मैंने जो आपको बताया वो इसने किया था। अब बस यहीं तक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसके बाद ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। उसके बाद देखो गोविंद तृतीय है। तो गोविंद तृतीय ये है, तो गोविंद तृतीय इसका लड़का होता है ध्रुवधारावर्ष का, तो ये फिर आता है। उसके बाद आता है अमोध वर्ष प्रथम। तो अमोघ वर्ष प्रथम होता है, ये भी इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अमोघ वर्ष के बारे में, ये ज़्यादा शक्तिशाली और ये ज़्यादा रण विजय को जीतने वाला शासन वो करता नहीं था। मतलब इसने ज़्यादा, अमोघ वर्ष ने युद्ध नहीं किए, ये शांति प्रिय राजा था, और ये धार्मिक था। मतलब ये धार्मिक चीज़ों को ज़्यादा मान्यता था, और अपने राज्य में धर्म और साहित्य की चीज़ों की रचना करता था। तो ये था अमोघ वर्ष। तो इसने जो है क्या किया, इसने राष्ट्रकूट की राजधानी मान्यखेत बनाई थी। मान्यखेत राष्ट्रकूटों की राजधानी थी, तो इसने बसाई थी राष्ट्रकूटों की राजधानी मान्यखेत। दूसरा इसने क्या किया, एक अभिलेख है शिखर का अभिलेख। तो शिखर के अभिलेख से अमोघ वर्ष के बारे में जानकारी हमको मिलती है। तो ये अमोघ वर्ष के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये वैसे तो जैन धर्म का अनुयायी था, पर इसने एक बार देवी के सामने अपनी एक उंगली काट के चढ़ा दी थी। मतलब ये एक तरह से वैष्णव धर्म को भी मानता था और जैन धर्म को भी मानता था। तो ये एक तरह से ये सहिष्णु व्यक्ति था अमोघ वर्ष, जिसको सेकुलर बोलते हैं। सेकुलर का मतलब क्या होता है? जो सभी धर्मों को माने और सभी धर्मों का सम्मान करे। तो ये अमोघ वर्ष था। अब देखो इसके बाद आता है कृष्ण द्वितीय। तो देखो कृष्ण द्वितीय आता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अब इसमें ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये कृष्ण द्वितीय है, और उसके बाद इंद्र तृतीय आता है। ठीक है। तो इंद्र तृतीय के बाद आता है अमोघ वर्ष द्वितीय,
और सबसे देखो इसका आखिरी का याद रखो, कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसका पहला और आखिरी शासन राजा हमें याद होना चाहिए। तो इसका आखिरी है ये कर्कद्युति। ये कर्कद्युति जो है ना, ये इसका अंतिम शासक है। और इसको हरा के ही एक जो इनके में सामंत था उसका नाम था तैलपद्युति या तैलद्युति। तो उसने इसको हराकर, कर्कद्युति को हराकर कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना की थी। तो देखो आप क्रोनोलॉजी समझ रहे हो, पहले बादामी का चालुक्य वंश आता है, उसके बाद राष्ट्रकूट वंश आता है, और राष्ट्रकूट वंश के अंतिम राजा जिसका नाम कर्कद्युति है, इसको हरा के बनता है तैलपद्युति, जो राज कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना करता है। तो इस तरह से ये इसके बारे में जानकारी है। तो एक बार ये समझना, एक बार शुरुआत से समझना कि इसका बारे में कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो पहला तो इसकी दंती दुर्ग, ये पहला है। दूसरा कृष्ण प्रथम, ठीक है। और तीसरा गोविंद द्वितीय है। चौथा कौन है? ध्रुवधारा वर्ष है। पांचवा गोविंद तृतीय, और छठा अमोघ वर्ष। ये 6 चीज़ें याद रखो। उसके बाद में सबसे आखिरी में ये कर्कद्युति याद रखो। बस ये याद रखो, और राष्ट्रकूट वंश से जितने भी आए हुए क्वेश्चन है वो आपके हल हो जाएंगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं, और आए हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो, राष्ट्रकूट वंश के शासन का इतिहास निम्नलिखित में से किस अभिलेख से मिलता है? तो क्वेश्चन देखो, ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। दंती दुर्ग का एलोरा का अभिलेख, दूसरा गोविंद तृतीय का दिंदोरी का अभिलेख, तीसरा है इंद्र तृतीय के कमलपुर का अभिलेख, और अमोघ वर्ष प्रथम का संजन का अभिलेख। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, और 4 ऑप्शन से आपको ये बताना है कि एक और दूसरा सही है, कि 1 2 3 सही है, कि चारों सही है, या 3 4 सही है। तो देखो मैंने क्वेश्चन भी इस तरह से डिजाइन किए हैं कि जिससे आपको पूरी थ्योरी राष्ट्रकूटों की, या कोई भी टॉपिक मैं बनाऊंगा तो मैं इसी तरह से क्वेश्चन डिजाइन करूंगा कि आपको पूरी थ्योरी भी याद हो जाए लगभग उससे। ठीक है, तो देखो पहला इसका आंसर है चारों सही। चारों सही इसके आंसर है। देखो दंती दुर्ग के एलोरा के अभिलेख से भी हमको पता चलता है राष्ट्रकूटों के शासन के बारे में। दूसरा गोविंद तृतीय के दिंदौरी अभिलेख से भी पता चलता है। तीसरा इंद्र तृतीय के कमलपुर का अभिलेख, और अमोघ वर्ष प्रथम का संजन का अभिलेख। ये चारों सही हैं। तो इस तरह से इसका आंसर हो गया सी। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ो। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? तो अभी मैंने बताया है कि राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने की थी। तो इसका ऑप्शन हो गया है सी, दंती दुर्ग। अब देखो आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कृष्ण प्रथम, धारा वर्ष, गोविंद तृतीय, और अमोघ वर्ष। तो इसका ऑप्शन होगा ए ऑप्शन है इसका। मैंने अभी वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम नहीं करवाया था। तो इस तरह से इसका सी ऑप्शन, ए ऑप्शन हो गया सही। तीसरा क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब देखो चौथा क्वेश्चन देखो, राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, इंद्र तृतीय, कर्कद्युति, ध्रुवधारा वर्ष, और इंद्र सेकंड। तो देखो इसका ऑप्शन होगा, मैंने अभी आपको बताया है शुरुआत में, इसीलिए मैंने थ्योरी आपको बताई थी। इसका ऑप्शन होगा कर्क सेकंड। तो इसका बी ऑप्शन हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? भोगपति किसको कहा जाता था? तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, भुक्ति के प्रधान को, विषय के प्रधान को, ग्राम के प्रधान को, या राष्ट्र के प्रधान को। तो देखो इसमें हमें 4 ऑप्शन दिए गए, ये बताना है कि भोगपति किसको कहा जाता था। तो सबसे पहले इसमें एक चीज़, इसमें कॉन्सेप्ट समझना कि जैसे अपना आज राज्य, अपना भारत देश है, तो भारत देश में राज्य हैं, उसके बाद में बहुत सारे राज्य के अंदर डिस्ट्रिक्ट होते हैं। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नरी क्षेत्र भी होता है, डिस्ट्रिक्ट भी होता है, उसके अंदर गांव भी होता है। तो इस तरह से अपना भारत देश बटा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे ही इसमें था, इनके भी साम्राज्य में इसी तरह से कुछ सिस्टम था। तो देखो जैसे आज अपने यहाँ भारत में 35-36 स्टेट्स हैं, तो जैसे स्टेट्स हैं थे, वैसे ही इनके समय में राष्ट्र कहा जाता था। मतलब सम्राट के अंदर बहुत सारे राष्ट्र होते थे, और राष्ट्र ही इनके उस समय संख्या थी 20 से 25 राष्ट्र थे।
राष्ट्र का मतलब इससे समझ लो कि जैसे भारत के अंदर उत्तर प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है, उड़ीसा है, तो ऐसे ही इनके अंदर राष्ट्र कहे जाते थे और वो राष्ट्र 20 से 25 थे। तो देखो इसमें राष्ट्र जो 20 से 25 थे और इसका जो प्रधान कहा जाता था वो राष्ट्रपति कहा जाता था। तो देखो सबसे पहले हो गया सम्राट, ठीक है। अब देखो सम्राट के नीचे कौन आएगा, सम्राट के नीचे आएगा राष्ट्र। राष्ट्र का जो प्रधान है, अब मैं देखो ऐसे बना दे रहा हूँ, ज़्यादा जगह नहीं है ना इसलिए, तो राष्ट्रपति, ये आज के राष्ट्रपति की तरह ना समझना, ठीक है। अब देखो राष्ट्र, जैसे आज समझ लो राष्ट्र जो है कोई भी स्टेट है उसकी तरह समझ लो। उसके अंदर क्या होता है, जैसे स्टेट के अंदर क्या होते हैं, जिले होते हैं। तो जिले, जैसे जिले आज के समय में कहा जाता है, पहले इसको कहा जाता था विषय, विषय, ठीक है, ये विषय हो गया। और जो विषय के प्रधान, जैसे जिले को आज एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता है, तो जिले का एडमिनिस्ट्रेटर करता है डीएम है, एसडीएम है, ये सब करते हैं कि नहीं करते हैं। तो उस समय विषय के जो प्रधान जो उसका एडमिनिस्ट्रेटर करता था, तो उसको कहा जाता था विषयपति, विषयपति, ठीक है, ठीक है। अब देखो विषय के नीचे होता था भुक्ति, भुक्ति ये चौथे नंबर का है भुक्ति। अभी मैं आपको पूरी क्रोनोलॉजी समझाऊंगा इसकी। तो भुक्ति, तो भुक्ति का जो प्रधान था उसको भोगपति कहा जाता था, ठीक है। तो भुक्ति का जो प्रधान था वो भोगपति कहलाता था, ठीक है। भुक्ति का मतलब हो गया आज के ज़माने में तहसील, समझ लो आप, तहसील का मतलब था उस समय भुक्ति। और भुक्ति के नीचे होते थे बहुत सारे गांव, मतलब गांव होते थे। सबसे छोटी इकाई थी ये ग्राम। तो ग्राम का जो प्रधान होता था वो कहलाता था ग्रामपति या ग्रामकूट, ग्रामपति। अब देखो फिर से समझो शुरुआत से। तो सम्राट पहला हो गया एस, दूसरा हो गया इसके नीचे राष्ट्रपति, राष्ट्र जिसका प्रधान होता था राष्ट्रपति, तो मैंने जैसे आरपी लिख दिया, ठीक है। उसके नीचे होता था विषय, तो विषय का प्रधान क्या होता था बीपी, ठीक है। अब विषय के नीचे क्या आया भुक्ति, तो भुक्ति ये हो गया। अब भुक्ति का जो प्रधान था वो होता था भोगपति, ठीक है। अब इसके नीचे क्या होता था, मैं ये बराबर बना रहा हूँ पर ये इसके नीचे आएगा, ठीक है, ये याद रखना। तो ग्राम, तो ये जी से हो गया। और जो ग्राम का प्रधान होता था वो होता था ग्रामपति। तो इस तरह से ये इनका जो राज्य था वो इस तरह से बटा हुआ था। क्यों बटा रहता था, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए बड़े एरिया को छोटे एरिया में आपको बांटना ही पड़ेगा। क्योंकि एक छोटी एरिया को तो कोई पुलिस या डीएम है वो कंट्रोल कर सकता है, अगर बड़ा एरिया होगा तो वो कैसे कंट्रोल करेगा। तो इसको बात को ध्यान में रखना। तो इस तरह से ये जो पांचवा क्वेश्चन है, भोगपति किसको कहा जाता था, तो भोगपति कहा जाता था भुक्ति के प्रधान को। तो इसका आंसर हो गया ए, ये समझ गए हो। अब देखो छठा क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन ये है कि राष्ट्रकूट वंश के राजाओं को उनके शासन करने के क्रम में बढ़ते हुए क्रम में लगाओ। ये थोड़ा गलत हो गया है, इसको थोड़ा करेक्ट कर लेना। ये क्रम में बढ़ते हुए क्रम में लगाओ, तो ये बढ़ते हुए ये याद रखना। तो इसमें चार ऑप्शन दिए गए, दंती दुर्ग है, गोविंद द्वितीय, गोविंद तृतीय है, कृष्ण प्रथम। तो सबसे पहले कौन आया था, दंती दुर्ग आया था। उसके बाद कौन आया था, कृष्ण प्रथम, ये 4 नंबर का, तो इसके बाद 4 हो गया। उसके बाद कौन आया था, गोविंद द्वितीय, तो गोविंद द्वितीय आप दूसरा कर दो। और तीसरा कौन है, गोविंद तृतीय, तो ये तीसरा कर दो। तो इस तरह से इसका ऑप्शन क्या हुआ, 1 4 2 3, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, देखो इसका ऑप्शन देखते हैं। 1 2 3 4 है, 1 3 2 4 है, 1 4 3 2 है। तो इसका आंसर हो गया 1 4 2 3। तो इसका आंसर हो गया डी, इसका आंसर डी हो गया, ठीक है। विक्रमादित्य ने अरबों द्वारा किए गए आक्रमण को परास्त करने के लिए दंती दुर्ग को कौन सी उपाधि से सम्मानित किया था। तो दंती दुर्ग, देखो दंती दुर्ग ने विक्रमादित्य जो बादामी के चालुक्य वंश का राजा था उसकी तरफ से, मैंने तुम्हें पहले बताया आपको कि दंती, ये जो राष्ट्रकूट वंश के लोग थे ये एडमिन में थे बादामी के में, तो उसकी तरह से ये युद्ध लड़ते थे, उसकी तरफ से सेनापति वगैरह ये सब थे उनके यहाँ। बाद में इन्होंने ही जो है विद्रोह करके अपना ही राज्य बना लिया। तो इस तरह से कुछ राष्ट्रकूटों का इतिहास रहा है। तो ये समझना कि विक्रमादित्य की तरफ से अरबों ने अटैक किया था जब
इनके राज्य पे विक्रमादित्य के समय में जो बादामी का राजा था, तो इसकी तरफ से, विक्रमादित्य की तरफ से ये लड़ा था दंती दुर्ग। तो दंती दुर्ग को सम्मान दिया था, पृथ्वी बल्लभ और खंडवा लोक की उपाधि दी थी। ये दो उपाधियाँ दी थी। और ये देखो तीनों जो ये ऑप्शन दिए गए, ये तीनों जो हैं वो इसकी उपाधियाँ हैं दंती दुर्ग की, पर महाराजा धीराज, परमेश्वर, परम भट्टारक। पर इसका आंसर हो गया सही डी। चलो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, संजन ताम्रपत्र में किसके बारे में ये पता चलता है कि उसने एक अवसर पर देवी को अपने बाएं हाथ की उंगली चढ़ा दी थी। तो इसके बारे में ये ऑप्शन सही है, ए अमोघ वर्ष, मैंने आपको पहले भी बताया था। चलो अब आगे देखते हैं किसका जो 8वां क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन क्या कहता है, तो राष्ट्रकूट वंश के बारे में क्या सही है। महाराजा धीराज, परम भट्टारक जैसी उपाधियों के अतिरिक्त राष्ट्रकूट शासक धारावर्ष, अकाल वर्ष जैसी व्यक्तिगत उपाधियां भी धारण करते थे। तो ये कह रहा है कि महाराजा धीराज, परम भट्टारक जैसी उपाधियों के अतिरिक्त भी राष्ट्रकूट शासक धारावर्ष और इस तरह की उपाधियां धारण करते थे या नहीं करते थे। तो ये हमें सोचना है। ये सब जो क्वेश्चन है इस तरह से स्टेटमेंट वाले पीसीएस और यूपीएससी में बहुत आते हैं। दूसरा ऑप्शन है, राजा का पद अनुमानसिक होता था और राष्ट्रकूट शासन में सामंतों की पूर्ण प्रतिष्ठा स्थापित हो चुकी थी। तो देखो ये तीनों ही ऑप्शन ये सही है। पहला भी ऑप्शन सही है, दूसरा भी ऑप्शन सही है, तीसरा भी ऑप्शन सही है। तो इसका आंसर होगा तीनों सही। तो 1 2 3 सी ऑप्शन इसका सही होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नवा क्वेश्चन क्या है। नवा क्वेश्चन है, एलोरा के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है। एलोरा महाराष्ट्र प्रांत के औरंगाबाद जिले में स्थित एक पहाड़ी है। एलोरा के मंदिरों में कैलाश मंदिर अपनी अद्भुत शैली के लिए प्रसिद्ध है और राष्ट्रकूटों की कला पर चालुक्य एवं पल्लव शैलियों का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। तो ये 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं इस क्वेश्चन एलोरा के बारे में। तो इसके बारे में सोचो और बताओ। तो देखो इसका तीनों जो ऑप्शन है ये तीनों सही हैं। एलोरा महाराष्ट्र प्रांत में स्थित है औरंगाबाद जिले में, ये भी सही है। एलोरा के मंदिरों में कैलाश मंदिर जो है इसका निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था, ये भी प्रसिद्ध है। और तीसरा, राष्ट्रकूटों की कला पर चालुक्यों और पल्लव दोनों शैलियों का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। तो तीसरा भी सही है। तो इसका ऑप्शन होगा 1 2 3। तो देख रहा हो इस तरह से मैंने क्वेश्चन डिजाइन किए हैं कि आपको केवल ये क्वेश्चन का ही रिवीजन कर लोगे, पूरे टॉपिक का रिवीजन हो जाएगा, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से ये पढ़ते रहो और इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते जाना। चलो अब 10वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। उत्तर भारत के प्रसिद्ध त्रिपक्षी संघर्ष में शामिल होने वाला राष्ट्रकूट का पहला शासक कौन था। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है, ध्रुव धारावर्ष, गोविंद द्वितीय, दंती दुर्ग और कृष्ण प्रथम। तो इसका ऑप्शन क्या होगा। देखो मैंने पहले ही बताया था, सब थ्योरी मैंने बता दी है, क्वेश्चन लगभग ये आप सोच के ही हल कर लोगे। तो इसका ऑप्शन होगा, उत्तर भारत के प्रसिद्ध त्रिपक्षी संघर्ष में शामिल होने वाला राष्ट्रकूटों का पहला शासक था ध्रुव धारावर्ष। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ये 10 क्वेश्चन की सीरीज थी राष्ट्रकूट वंश के बारे में। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग और भी 10 क्वेश्चनों की सीरीज लाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और चैनल पर लाइक बटन दबाना और रिंग बेल दबाना मत भूलना। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार।